हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। एक है एस ब्लॉक एलिमेंट, एक है पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर है डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पूरे के पूरे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो क्यों किसी एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट और किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है? तो बच्चों, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ these element enters into p सबशेल, इसीलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो बिल्कुल राइट साइड होती है, बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ, बिल्कुल आखिरी एंड में पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होता है। फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। बच्चों, ये जो एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे ना तो मेटल होते हैं ना तो सभी नॉन मेटल होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आर फाउंड। इन एलिमेंट्स में मैंने देखो बच्चों यहाँ पर एक जो है हाईलाइट इनको कर दिया है। जो बोरॉन है, बोरॉन से सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक और फिर ये आपका टिलूरियम। ये जो एलिमेंट हैं ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स। ये एलिमेंट आपके हैं मेटलॉइड्स, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये और उसके बाद फिर ये एलिमेंट आपके मेटलॉइड्स होते हैं। और इन एलिमेंट के बाईं तरफ के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं और दाहिनी तरफ के जो एलिमेंट हैं आपके ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से ये आपके कार्बन, फास्फोरस और सिलेनियम और आयोडीन, और ये सारे एलिमेंट आपके जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक and tellurium, these elements are metalloids, p block elements। p block elements की जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इन एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2 NP126। आपका जो वैलेंस एस सबशेल होती है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होती है और जो पी सबशेल होती है उसकी सब्सिक्वेंट फिलिंग चलती रहती है। तो वहाँ पर आपके 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कोवैलेंसी
एंड आयनिक कैरेक्टर की। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनमें जब लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो बच्चों ये जो एलिमेंट होते हैं इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है और आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। जैसे Cl2 ये एक होमोन्यूक्लियर डाईएटमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी टाइप पे हम देख लेते हैं NaCl। यहाँ पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है आपका क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से इसने बॉन्ड बनाया है और ये जो बॉन्ड है ये प्योर आयनिक बॉन्ड है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बेस पर अगर हम देखें तो ये एलिमेंट जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। जैसे फास्फोरस, आपका वाइट फास्फोरस आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है और जो सल्फर होता है वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वेरिएबल वैलेंसी, तो वेरिएबल वैलेंसी ये एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। रीज़न क्या होता है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो थर्ड आपका एनर्जी लेवल है या थर्ड पीरियड है वहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट में आते हैं नीचे की तरफ तो वहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल का इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक वाले वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप 18 element are not studied under P block elements। तो बच्चों ये रही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट जिनको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन फैमिली जो है वो आपकी स्टार्ट होती है नाइट्रोजन से, यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बच्चों नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, फास्फोरस का होता है 15, आर्सेनिक का होता है 33 और एंटीमनी का होता है 51 और बिस्मथ होता है 83। तो ये सारे बच्चों एलिमेंट हैं आपके ग्रुप 15 एलिमेंट जिनको नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। देख लेते हैं सबसे पहले इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है ग्रुप 15 का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट का होता है NS2N बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देख लेते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, तो जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है, N2 एक गैस है। फास्फोरस एक वैक्सी सॉलिड है। फास्फोरस वैक्सी सॉलिड हो गया। दूसरा है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो एक लस्ट्रस सॉलिड है, मीन्स चमकीला सॉलिड है। और एंटीमनी और बिस्मथ ये हार्ड सॉलिड हैं। एंटीमनी एंड बिस्मथ ये जो है ये हार्ड सॉलिड है। बच्चों बात करते हैं इनकी एटमिसिटी की। तो एटमिसिटी की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन एक
डाई एटमिक मॉलिक्यूल है। और फास्फोरस जो होता है ये एक टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल है। और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मल्टी एटमिक सॉलिड्स हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट पॉली एटमिक सॉलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इनकी कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई की। कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जो कोवलेंट रेडियाई है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ग्रुप increases both radii means covalent radii and ionic radii increases down the group। बात करें कोवेलेंट रेडियाई की तो बच्चों कोवेलेंट जो रेडियाई होती है वो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। रीज़न क्या होता है, आर्सेनिक से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है डी सबशेल। यहाँ से आर्सेनिक से क्या होता है 3D सबशेल की सब्सिक्वेंट फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से डी सबशेल अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता है। तो बच्चों नाइट्रोजन से फास्फोरस तक कोवलेंट रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। और आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो नाइट्रोजन से नीचे आने पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो बच्चों ऊपर से आने पर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज होता भी है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है कि हर बार एक प्रिंसिपल सबशेल या प्रिंसिपल शेल जो है वो वहाँ पर ऐड हो जाती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, सिंपली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो नाइट्रोजन 7 का जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। और अगर हम फास्फोरस का देखें तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 2 4 6 4 10 12 3 15। यहाँ पर आपकी वैलेंस सेल है सेकंड एनर्जी लेवल और यहाँ पर वैलेंस सेल है हमारी थर्ड एनर्जी लेवल। तो बच्चों यहाँ पर एक जो प्रिंसिपल शेल है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक साइज है वो भी हमारा बढ़ेगा। तो जब प्रिंसिपल शेल बढ़ेगी और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो डिक्रीज होता भी है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा IH, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। या फिर इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। वो क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के
जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में वैलेंस में, उसको आपको पुल आउट करने के लिए, बाहर निकाल देने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही हमारी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बच्चों ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बढ़ेगी। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम पड़ेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है पुल आउट किया जा सकता है, और ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू घट जाती है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों होती क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अगर किसी भी दो एटम्स के बीच में, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। मान लेते हैं कि आपका ये जो बी है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो जो आपका शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, दोनों एलिमेंट से बिल्कुल बीच में रहेगा, दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रहेगा। लेकिन बच्चों अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। मान लिया हमारा जो बी एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में किसी दो एटम के बीच में बने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की जो टेंडेंसी होती है या पावर होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बच्चों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक साइज बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, रीज़न क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर क्या होगा, शेल्स होंगी। अब यहाँ पर शेल्स के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स के पास होते हैं। अब किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कौन खींचेगा, भाई अपोजिट चार्ज होगा तभी खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस खींचेगा। अब न्यूक्लियस जो है वो जितना पास में रहेगा किसी एलिमेंट के वो उतना ही जो है इफेक्टिवली इसको खींचेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसका साइज बढ़ रहा है, बढ़ता है मतलब मान लिया कोई एलिमेंट है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने पर क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा। अब वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए वो जो पावर लगाएगा तो, लेकिन ज़्यादा दूर होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। नहीं खींच पाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद द इंक्रीज in atomic size, with the increase in atomic size electronegativity decrease। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम प्रॉपर्टी, वो है मेटालिक करेक्टर। तो बच्चों मेटालिक करेक्टर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पी ब्लॉक में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम के इस तरफ वाले एलिमेंट, नीचे की तरफ वाले एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं, दूसरी तरफ वाले नॉन मेटल्स हैं। तो बच्चों अगर हम केवल नाइट्रोजन की फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन में जो आर्सेनिक से नीचे वाले एलिमेंट हैं वो इस बॉर्डर के बाहर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे मेटल्स। देखिए मेटल्स में आ रहे हैं। और ये जो हमारी आर्सेनिक है ये क्या है, ये हमारी हो जाएगी मेटलॉइड। और जो फास्फोरस है और नाइट्रोजन है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नॉन मेटल। तो इसमें जो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन आपका एंटीमनी एंड बिस्मथ, Sb एंड Bi, ये हो गए आपके मेटल, ये हो गए आपके नॉन मेटल, और ये हो गए आपके मेटलॉइड।
तो बच्चों ये होती है इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी इंक्रीजेस with increase in atomic mass और डाउन द ग्रुप। नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर बच्चों इफेक्ट पड़ता है डी सबशेल का। कैसे इफेक्ट पड़ता है बच्चों, जो नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक है यहाँ तक क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इन तीन का क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो एंटीमनी एंड बिस्मथ हैं Sb एंड Bi, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक तक डी सबशेल नहीं होती है, होती भी है तो उतना इफेक्टिवली वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी Sb और बिस्मथ में डी सबशेल अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है और ये क्या करती है, यहाँ पर एस सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करती है, उनको रेस्ट्रिक्ट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन से, जिसकी वजह से जो एंटीमनी और बिस्मथ हैं ये क्या करते हैं, ये केवल 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्राई वैलेंसी शो करते हैं। बाकी ऊपर वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप आर्सेनिक की बात करिए तो ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकती है। फास्फोरस भी अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 5 शो करता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओनली ट्राई वैलेंसी शो करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, फास्फोरस की 5 है और आर्सेनिक की भी 5 शो करता है, मैक्सिमम शो करता है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में आते आते क्या करते हैं, ट्राई वैलेंसी शो करते हैं। रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ से यहाँ क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एस सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ट्राई वैलेंसी शो करते हैं। ट्राई वैलेंसी शो करने के कारण इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाती है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। आइए बात करते हैं अब कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन, सबसे पहली चीज़ तो कैटिनेशन क्या है बच्चों, लिंकिंग of identical atoms in the form of chain may be closed or open। तो बच्चों एक ही टाइप के एटम्स का आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। तो बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में कैटिनेशन की। तो नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है अप टू 3 एटम्स। नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन अप टू 3 एटम्स हाइड्रोजोइक एसिड में N3H। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा HNN। ये है बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड, जहाँ पर नाइट्रोजन शो कर रहा है कैटिनेशन ऑफ 3। बात करें अगर फास्फोरस की, फास्फोरस
shows catenation of 4। यहाँ पर फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है P4। तो दो एलिमेंट जो है ग्रुप 15 के कैटेनेशन शो करते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बाकी के एटम्स में कैटेनेशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बच्चों, एलोट्रॉपी क्या है? किसी एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। जैसे देखा होगा हमने, कार्बन जो है वो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन्स, बकमिंस्टर फुलरीन एक ही वर्ड है। तो कार्बन जो है वो डायमंड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के रूप में एग्जिस्ट करता है और बकमिंस्टर फुलरीन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों कार्बन ही 3 फॉर्म्स में पाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि कार्बन एलोट्रॉपी शो कर रहा है। तो अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और जो बिस्मथ है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ग्रुप 15 के एलोट्रॉपी शो करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेप्ट nitrogen and bismuth all element show एलोट्रॉपी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Oxidation state is the charge gained by any atom after losing or gaining electron। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -3, +3 एंड +5। तो यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of group 15 is -3, +3 and +5। कौन से एलिमेंट -3, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, दीज ओनली 2 एलिमेंट्स आर हु कैन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इनके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास प्रॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके और उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सके, और उनके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज होता है वो तो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड कर पाते हैं और ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो थोड़ा सा डिफ्यूज होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करने के बाद होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। कौन सी शो करेंगे? ये +3 एंड +5 शो करेंगे। देख लेते हैं। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कैन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर शो करेंगे बच्चों? नाइट्राइड एंड फास्फाइड जो बनाते हैं, मेटल के साथ जहाँ पर रिएक्शन होती है वहाँ पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो हम क्या करते हैं? देखो, 2 एलिमेंट के बीच में अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो क्या करते हैं? इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg3n2। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? -3 है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम और
नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कैल्शियम की 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या निकला CA3N2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। इन द सेम वे फास्फोरस देख लेते हैं। अगर हम फास्फोरस का बनाते हैं Ca और फास्फोरस के बीच में, फास्फोरस की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, यहाँ मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बना Ca3P2। दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, दिस इज कैल्शियम नाइट्राइड एंड दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बच्चों जो फॉस्फाइड एंड नाइट्राइड बनते हैं वहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है -3। अब हम बात करते हैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की। बच्चों फास्फोरस जो होता है वो -3 तो शो ही करता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। उसके बाद जो आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बच्चों आगे बात करते हैं हम एंटीमनी एंड बिस्मथ की। तो जो एंटीमनी है वो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जो बिस्मथ है वो भी आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है बच्चों, जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों हम अगर आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो आपका ऊपर दिया है ये क्या है, ये आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बच्चों यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p3 आ चुका है। यहाँ पर होता क्या है, देखो ये जो आपका ये जो 4d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज को पूरा कवर कर लेते हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज को कवर कर लेते हैं तो जो न्यूक्लियस आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स बाहर वाली p सबशेल पे लगाता है वो नहीं लगा पाता है। लेकिन इस 4d ऑर्बिटल के अंदर आपकी कौन सी होती है, 5s इलेक्ट्रॉन या 5s ऑर्बिटल होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो 5s2 इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। तो होता ये है कि ये जो आपके s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन पर एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे रहते हैं और ये एटम को छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है उसके पहले कौन सी आती है, 4d ऑर्बिटल आ जाती है। ये क्या करती है, न्यूक्लियर चार्ज को कवर कर लेती है। न्यूक्लियर चार्ज p वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाता है, इसलिए केवल p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगी। इसी तरह हम देख लेते हैं यहाँ पर बिस्मथ में क्या होता है। बिस्मथ में आप देख सकते हैं जो हमारी सबसे बाहर वाली शेल है कौन सी है, 6 है, 6p3 और ये हो गई हमारी 6s2। तो बच्चों अगर किसी भी एलिमेंट को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो उसकी जो वैलेंस सबसेल है या वैलेंस शेल है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होंगे तो वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैलेंस शेल कौन सी है, 6 शेल इसकी वैलेंस शेल है। लेकिन जो 6s ऑर्बिटल है उसके बीच में और 6p ऑर्बिटल के बीच में दो बड़ी ऑर्बिटल आ चुकी हैं। कौन सी, ये आ चुकी है 4f और 5d। तो यहाँ पर f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये बाहर वाली आपकी s वाली p वाली सबशेल है, ये वाली यहाँ पर p वाली इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच में कौन है, ये हमारी d और f ऑर्बिटल है। ये क्या करती है, न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज को कवर कर लेंगी तो न्यूक्लियर चार्ज आपके p वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए p सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों शेल्स के अंदर कौन सी होती है s सबशेल, मीन्स यहाँ पर होती है s सबशेल। तो अगर ये p सबशेल को कवर कर रहे हैं या p सबशेल को क्या करते हैं, p सबशेल और न्यूक्लियस के बीच में आते हैं, लेकिन क्या ये s सबशेल के बीच में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो s सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, इसलिए s सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होते हैं। और जो आपकी
ग्रुप 15 एलिमेंट में आर्सेन, एंटीमनी और बिस्मथ है वो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, जबकि ऊपर वाले जो एटम्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, यहाँ पर वैलेंस शेल के बीच में डी सबशेल नहीं आ पाती है और ये एलिमेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बच्चों ये होती है आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ओवर अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो आपने यहाँ पर देख लिया है, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा बाइंड होता है, जबकि जो बीच में आपकी हेवी सबशेल्स होती हैं F और D को क्या करती हैं, न्यूक्लियर को क्या करती हैं, होल्ड कर लेती हैं, पूरी तरह से कवर कर लेती हैं और पी सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज हो जाते हैं। तो ये होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और NH2OH में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 और N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बच्चों ये हो गई नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में।